नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लिव ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। आपके चैनल में हम आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे जो जितने भी भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इससे जागरूक करवाने के लिए आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारे डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही यूजीसी की तैयारी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड, ठीक है, सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे इस चैनल में 100% निःशुल्क करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी डेली की अपडेट्स जो हैं वो आती रहें। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी भाषा का विकास कर लिया। ठीक है, उसकी शब्द रचना कर ली, उसका व्याकरण वाला पोर्शन कर लिया। अब आज जो हम करने लगे हैं वो है हिंदी साहित्य। क्या करने लगे हैं? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये करेंगे आज हम। ठीक है, तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतिहास कहते किसको हैं। ठीक है, जब अतीत में किसी तथ्य, किसी तत्व के वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टि से करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाती है, तो वही इतिहास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सामान्यतः अगर हम बात करें, जो इतिहास शब्द है वो संस्कृत एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है। इतिहास शब्द से सांस्कृतिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास का बोध होता है, परंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न ना होकर उससे जुड़ा हुआ है। साहित्य जो है वो भी इतिहास का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम कहें कि साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या है, तो देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। ठीक है, देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना ही साहित्य के इतिहास कहलाता है। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं को समझना आवश्यक है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का भी प्रयास किया है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तेन महोदय, फ्रेंच इतिहासकार का है। तेन महोदय जो है फ्रेंच इतिहासकार, उसका है। उन्होंने क्या कहा है? विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं उन्होंने: जाति, वातावरण और क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? और भी इसके अलावा यहाँ पर हडसन महोदय ने भी अपना बताया। उन्होंने कहा कि चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया। मार्क्सवादी चिंतकों ने भी अपने विचार दिए हैं। ठीक है, फ्रायडवादी विचारक भी हैं, मतलब सभी ने अपना अपना बताया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम इसमें कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियाँ, कि हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियाँ रही हैं जिन पद्धतियों में वो इतिहास जो है हमें मिलता है। तो हम पहले आज हम उन पद्धतियों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की अगर हम बात करें तो वो प्रमुख रूप से 5 दृष्टियों या 5 पद्धतियों को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 5 पद्धतियों या 5 दृष्टियों को आधार बनाकर लिखा गया है। अब वो कौन कौन सी हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और नारीवादी पद्धति। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक
पद्धति, विधेयवादी पद्धति और नारीवादी पद्धति। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 पद्धतियाँ। अब हम पहली पद्धति करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णानुक्रम अनुसार किया जाता है। ठीक है, वर्णानुक्रम मतलब इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों और लेखकों का जो परिचय है उनके नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। वर्ण के जो उस हिसाब से उनके क्रम बनाया जाता है, वर्ण उनके नाम के वर्ण के अनुसार, इसलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे ही क्लासेस में, स्कूल्स में जो रोल नंबर्स हैं बच्चों के वो अल्फ़ाबेटिकली हो रहे हैं। ठीक है, पहले ए वाले, फिर बीबी वाले, फिर सीसी वाले। इसी प्रकार से इसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा गया है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप अगर हम यहाँ पर देखें तो कण्हप्पा, कबीर, केशवदास, कुंवर नारायण को लें, भले ही काल क्रम की दृष्टि से अलग अलग युग, आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतिकाल और आधुनिक काल के कवि हैं, परंतु इनका विवेचन एक साथ करना होगा क्योंकि इन चारों कवियों के नाम क वर्ण से शुरू हो रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, गारसा दत्तासी व शिवसी सेंगर ने अपने ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। ये साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण व प्राचीन पद्धति है। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, इस प्रकार की जो पद्धति, इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास साहित्य का इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। कोश ग्रंथों के लिए यह प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कोश ग्रंथों के लिए जो डिक्शनरीज जो होते हैं उन ग्रंथों के लिए ये प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्णों के अनुसार होता है तो झट से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति। अब कालानुक्रम पद्धति वो तो थी वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें वर्ण के आधार पर जो है उनका किया जाता था। अब यहाँ पे है कालानुक्रम, तो नाम से ही पता चल रहा है काल के अनुसार, समय के अनुसार। कालानुक्रम पद्धति में कवियों एवं लेखकों का वर्णन या विश्लेषण कालानुक्रम अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथि को आधार बनाया साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। उनकी जन्म तिथि को आधार बनाकर, उनकी लेखनी की तिथि को आधार बनाकर नहीं, ये बात ध्यान रखना, उनकी जन्म तिथि को आधार बनाकर साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद जैसे इतिहास ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त होगा। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कि इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, उसकी जगह कविवृत्त संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल लेखकों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का भी विश्लेषण होता है। हालांकि नलिन विलोचन शर्मा का तर्क है कि जब तक कवियों की सूची तैयार ना हो तब तक साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। थर्ड है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया को देखती है। जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति का इतिहासकार प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया को देखता है। ये पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि जहाँ एक और समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या करती है, वहीं दूसरी ओर इतिहास से भी साहित्य के संबंधों को व्याख्यायित करती है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है। ठीक है, इस पद्धति में जो इतिहासकार होता है वो तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है। वैज्ञानिक है तो ऑफ कोर्स वो अपनी पूरी चीज़ों को पहले सारे मटेरियल को देखेगा,
सारा अपना व्यवस्था करेगा उसकी व्यवस्थित ढंग से, फिर उसको देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैज्ञानिक तरीके से ही होता है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि जहाँ एक और समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या करती है, वहीं दूसरी ओर इतिहास से भी साहित्य के संबंध को व्याख्यायित करती है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कर विश्लेषण करता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये जो है साहित्य का इतिहास ना कहकर इसे कोड लेखन कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अब नंबर 4, विधेयवादी पद्धति मतलब पॉजिटिज्म, विधेयवादी पद्धति पॉजिटिज्म। विधेयवाद रोमांटिसिज्म के विरोध में आया। विधेयवाद का अर्थ है संदेह के परे, शक के बिल्कुल परे, जहाँ शक की कोई बुनियाद ही नहीं, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है, विधेयवाद रोमांटिसिज्म के विरोध में आया। विधेयवाद का अर्थ है संदेह के परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है। यह इतिहास दृष्टि व्यक्तिवाद को केंद्र में रखता है। विधेयवादी इतिहास दृष्टि समाज और साहित्य के संबंध को अनिवार्य कार्य कारण संबंध के रूप में देखता है। ठीक है, ये इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। साहित्य इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुई। इस विधि के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। इस विधि के जो विधेयवादी पद्धति है इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं। इन्होंने विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का उपयोग किया है। इसी वजह से शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नंबर जो 5 है वो है हमारा नारीवादी पद्धति। यूरोप में 1968 ईस्वी के बाद ये आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन में स्त्रियों के स्वर सुनाने की गुंजाइश निकाले जाने की दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात की गई। नारीवादी पद्धति इतिहास की प्रगतिवादी अवधारणा पर प्रश्न लगाया। नारीवादी पद्धति को मानने वाले इतिहास लेखिकाओं ने हिज हिस्ट्री की जगह हर हिस्ट्री की वकालत की। हिंदी साहित्य में सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसी दृष्टि को आधार बनाकर लिखा है। अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। अब तक का इतिहास जो है वो पुरुषों का इतिहास है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो है वो कर लिए हैं हमारी पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे इसके प्रमुख इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथकार और उनके ग्रंथ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ अगर मैं आपको बताऊं, आज आपको एक इंट्रो दे देती हूँ हाँ कि हिंदी साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं वो कौन से होंगे। जैसे गारसा द तांसी इस्तवार द ला लिटेरात्यूर एंडुए हिंदुस्तानी। ठीक है, जो फ्रेंच विद्वान था, फ्रेंच भाषा में उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार थे वो। ठीक है, शिव सिंह सेंगर का जो है, ठीक है फ्रेंड्स, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। राजकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय
20वीं शती। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको एक इंट्रो दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हमने यही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।